हेलो नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में 71वीं बीपीएससी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थी हमारे पॉलिटी की, उसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन था, हालांकि एक क्वेश्चन और था जो बेसिकली हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही ओवरलैप कर रहा था, तो मैंने इसको भी रख दिया, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गई। अब ऐसा है ना कि कल की लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन को डील किया था। आप जो सीआरएम आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें अगर आप वीडियो लिस्ट में जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा, कल ही वो डिस्कशन किया गया उसके बारे में। आज के सेशन में वी विल डिस्कस छठा सतवां, उसके बाद वाली जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन बेसिकली कहाँ कहाँ से बीपीएससी पूछ रही है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहली क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो भाई ऐसा है कि अगर इस पूरे स्टेटमेंट को देखोगे पूरी तरीके से गलत है। क्या है? पूरी तरीके से गलत है ना। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट सेक्रेटरी को ये पावर नहीं दिया गया और इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। मजे की बात यहां पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड ऑफ सिविल सर्विसेज होता है। क्या होता है? हेड ऑफ सिविल सर्विसेज होता है। यानी आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, देखा होगा आपने यूपीएससी जो रिक्रूट एग्जाम लेती है, तो उसके थ्रू जो भी बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, इसका एक टॉप लेवल का पोस्ट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। ठीक है। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। ये क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। तो यानी ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का चीफ तो है ही, हेड तो है ही, लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है किसका? सिविल सर्विसेज बोर्ड का, है ना, सिविल सर्विसेज बोर्ड का। ठीक है ना, ये तो हमने समझ लिया। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, कि भाई ऐसा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो बेसिकली है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर होती है सरकार की। कहने का मतलब कि सरकार की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, हर एक मिनिस्ट्री में अपनी एक उसकी कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत जूनियर पोस्ट हो गया भाई। मिनिस्टर्स के बेसिकली कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, मिनिस्ट्रीज के फॉर्म होने में कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या रोल है? ये तो वही बात हो गई कि घर में खाना क्या बनेगा नहीं बनेगा, आप बेसिकली अपने घर के मेड से पूछ रहे हो आप, है ना। थोड़ा सा सुनने में भी इलॉजिकल लग रहा है ना। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट ही पूरी तरीके से गलत है। बोल रहा है एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक चीज और बता दूं कि पहली सो हमें चलो मालूम चल गया कि गलत है। दूसरा आपको बता दूं कि पीएम जो है डिसाइड करता है कि कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। सो प्रेसिडेंट फॉर्मली एडवोकेट्स पोर्टफोलियोज ऑन पीएम एडवाइस, यानी पीएम जो बोलता है उसके आधार पर प्रेसिडेंट जो है क्या करता है? मिनिस्ट्री एलोकेट करता है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री, एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सभी बच्चों को अगर मालूम है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या कहता है, आप सभी ने तो पढ़ा है ना भाई। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 क्या कहता है? पूरी तरीके से इस बात का डिस्कशन करता है कि अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार हमें इसमें देखना है कौन से भाई, तो ओनली 2 इज द करेक्ट। तो जब ये पहला कटा तो उसी समय ये कट गया, सी और डी तो होगा नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको सारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होता हुआ दिखेगा। एक आपको सलाह देना चाहता हूं, कभी भी पॉलिटी के क्वेश्चन में ट्रिक्स मत लगाना, तुक्का मत लगाना। मैं पिछले 11 साल से पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। दूसरी, मैंने हर बार ही क्वेश्चन टकरवाया है। मैं पॉलिटिकल साइंस में इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, जितना डेप्थ में जितनी क्लैरिटी के साथ मैं पढ़ाता हूँ, शायद ही कोई ऐसा फैकल्टी पढ़ाता हो मेरे एज ग्रुप का, है ना। मैं ये बेसिकली कंपटीशन के तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का ऐसा कहना है, उस बेस पे कह रहा हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में, यानी जो राज्य विधानमंडल है उसके संदर्भ में, है ना, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? ऑप्शन है बच्चों, ध्यान से देखिए, कि बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश, है ना। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू वोट, यानी एडवोकेट जनरल को वोट देने का अधिकार है स्टेट लेजिस्लेचर में। दूसरा है इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट आल्सो। ओके। ऑप्शन डी कहता है वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑफ एनी एलिग्ड इरेगुलरिटी।
अब 4 ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों ऑप्शन को देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है ऑप्शन डी लग रहा है। यानी किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसा है कि आर्टिकल 210 क्या बात करता है? स्टेट लेजिस्लेचर में लैंग्वेजेस की बात करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 210 किसकी बात कर रहा है? ये लैंग्वेजेस की बात कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में। इसमें कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर में हिंदी और इंग्लिश में क्या किया जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो कार्य होगी है ना राज्य विधानमंडल में, ये दोनों भाषा में होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश में। ये कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 210 में। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कहा गया इसमें कि एक मेंबर जो है वो परमिशन लेकर स्पीकर या चेयरमैन से अपनी मदर टंग में भी वो जो है वहां पर भाषण दे सकता है, वो बोल सकता है। तो ये भी आर्टिकल 210 में ये कहा गया है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो वर्ड ओनली है इसने पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो इसको हम लोग गलत कर देंगे। इसके बाद एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट। भाई ऐसा आर्टिकल 177 में क्या कहा गया? आप सभी ने पढ़ा होगा। आर्टिकल 177 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वो पूरी तरीके से क्या क्लैरिफाई करता है आर्टिकल 77 कि भाई ऐसा है कि ये प्रोसीडिंग में पार्ट कर ले सकता है एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेचर का, या कमिटी में वो पार्टिसिपेट हो सकता है, वहां पर स्पीक भी बोल भी सकता है। इतना ही बोलता है ना। वोट देने की कहाँ बात की गई है भाई, है ना? वोट देने की कहाँ बात की गई? तो याद रखिएगा कि जैसे आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल का सेंटर को लेकर था कि प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, कमिटीज का मेंबर हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता पार्लियामेंट में, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया। सी हमारा कहता, बहुत क्लियरली कहता है कि भाई यह हाई कोर्ट के किसी भी जज के आचरण पर भी चर्चा कर सकता है। अब ऐसा है ना कि अगर आपको शायद मालूम आर्टिकल 211 के बारे में, आर्टिकल 211 में क्या कहा गया है? ये सी को लेकर कह रहा हूं। अनुच्छेद 211 में क्या कहा गया आप सभी को अगर मालूम हो? अनुच्छेद 211 में क्या कहा गया है कि नो डिस्कशन शैल बी टेक प्लेस, यानी किसी भी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं होगी स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो। तो जब ये कहा गया है तो ये तो पूरी तरीके से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा क्या होता है? सही होता है। और ऑप्शन डी बेसिकली आर्टिकल 212 क्लॉज 1 में इस प्रकार की बात की गई है। यानी अनुच्छेद 212 है ना, अनुच्छेद 212, ठीक है ना, क्लॉज 1 में क्या बात किया गया है? किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, अगली क्वेश्चन क्या है हमारी? बड़ी इंटरेस्टिंग है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी भारत के संविधान मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है, लेकिन औचित्य तय करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, यानी आम जनता के हितों की रक्षा हो। दूसरा, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नोट बार, यानी मौजूदा सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतें बाधा न बने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी बाईपास, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कलेक्टिव गुड्स इज नॉट ग्रेटर, कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, यानी सामूहिक हित सर्वोपरि नहीं है। अभी 4 है बोल रहा है, इनमें से सही कौन है? क्या 1 एंड 2 सही है, या फिर 2 एंड 3, या फिर ओनली 1, या फिर ओनली 4? ओनली 1 इज करेक्ट। देखो ऐसा है ना कि अगर 8 नंबर के क्वेश्चन को देखोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे आपको मालूम चलेगा कि इसमें फर्स्ट वाला सही है। द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड आल्सो सोशल नीड्स आर नोट बार, यानी मौजूदा सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतें बाधा ना बने। तो ये 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे? ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो टर्म है ना, टर्म रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये जो लिखा है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर लो, उचित प्रतिबंध जो है ये संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है ना? हालांकि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहीं डिफाइंड नहीं है। दूसरा कि एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर, है ना, रीजनेबलनेस को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो है क्या करते रहता है? टेस्ट करते रहता है। अब जैसे फर्स्ट ही देखोगे, एक केस हुआ था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव, है ना, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव एक केस हुआ था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव एक केस हुआ था।
अब इस केस के अनुसार अगर आप डिस्कस करोगे, इस केस में बड़ी सिंपल बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हम लोग जो है यू नो जब हम लोग रीजनेबलनेस या फिर आप कह लीजिए कि औचित्य को ध्यान में रखते हैं हम लोग, तो उस दौरान जब हम लोग जो है जब किसी भी केस की सुनवाई करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर केस का, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो है सोशल कंडीशन यानी सामाजिक स्थितियों के अनुसार हम लोग सुनवाई करें। हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनता का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी के अनुसार हम लोग सुनवाई करें। और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी हम जजमेंट देते हैं, किसी केस की सुनवाई करते हैं, तो सिर्फ हम अपने तरीके से जजमेंट दे दें उससे ये नहीं माना जाता है कि जुडिशरी का फैसला हो गया। जब तक जनता का कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि ये केस की सुनवाई हुई है। ये भी याद रखेंगे। तो ये कह रहा है कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है, लेकिन उचित तय करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला कि भाई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट वायलेट ना हो। मतलब रिस्ट्रिक्शन तो लगेगा, अगर मान लीजिए वैसी स्थिति बन गई और फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़े, तो जनरल पब्लिक का जो है ध्यान में रखा जाएगा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वायलेट नहीं किया जाएगा। तो ये तो सही है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड्स आर नोट बार, है ना। अब यहाँ पर है कि दूसरा जो है कि इसमें याद रखना है, एक केस हुआ था एमआरएफ लिमिटेड इंस्पेक्टर केरला गवर्नमेंट। तो एमआरएफ लिमिटेड, है ना, एमआरएफ लिमिटेड वर्सेस इंस्पेक्टर केरला गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर केरला गवर्नमेंट एक केस हुआ था। इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी अच्छी बात कही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना था कि जब भी अगर हम मान लीजिए केस किसी भी केस की सुनवाई करते हैं, है ना, जब भी हम किसी केस की सुनवाई करते हैं, तो हमारी केस की सुनवाई के दौरान हम लोग जो सोशल वैल्यू है फिर सोशल नीड है, उसको हम बाधा के तौर पे कंसीडर नहीं करते। मतलब जो भी सामाजिक मूल्य हैं और सामाजिक जरूरतें हैं, उनको हम बाधा ये नहीं चाहते कि हमारे जजमेंट में बाधा क्रिएट करें। हमारी जो अपनी जजमेंट है एविडेंस के आधार पर हम देते हैं। हम ये चीज पे नहीं ध्यान देते हैं कि ये इनका सोसाइटियल वैल्यू था, इनका अपना रिलीजन का वैल्यू था, मूल्य था, तो उसके अनुसार हम वो जजमेंट देंगे। जी नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट। हम अपने अनुसार जो एविडेंस हमें दिखेगा उसके अनुसार हम जजमेंट देंगे। तो ये वाला सेकंड वाला सही है। तो फर्स्ट एंड टू इज करेक्ट। अब अगर देखोगे ना थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, माइनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया कि भैया जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, उसको भाई अगर फंडामेंटल राइट लगाना है तो डीपीएसपी को साइड करना होगा। ये कह रहा है स्टेटमेंट। इन दोनों केस में क्या कहेगा माइनरवा मिल और केशवानंदा भारती में कि भाई ऐसा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को साथ लेकर चलना है। माइनरवा मिल में क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ऐसा कहा गया था ना कि एक दूसरे के पूरक हैं। और मजे की बात क्या कहा गया कि डीपीएसपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि नजरअंदाज किया जा सकता है, तो इस प्रकार तो थर्ड तो गलत हो गया भाई। चौथा बोल रहा है कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, है ना। अब ऐसा है ना कि कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि जब भी हम लोग डिसीजन देते हैं तो सामूहिक हित के अनुसार चलते हैं, सामूहिक हित को सर्वोपरि रखते हैं, यानी कलेक्टिव गुड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और आपने एक टर्म सुना होगा सैलूस पोपुली सुप्रीमा लेक्स, है ना। सैलूस आपने टर्म अगर सुना हो, है ना, सैलूस पोपुली सुप्रीमा लेक्स, पोपुली, है ना, सुप्रीमा लेक्स। तो ऐसा है कि इसका मतलब होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि सर जो सामूहिक हित है, कलेक्टिव गुड जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो ये ध्यान रखती है कि मेजोरिटी लोग उस पर कॉन्फिडेंस उनके जजमेंट पे। मैंने अभी शुरू में तो कहा कि मान लीजिए अगर हम जजमेंट दे दिया एज सुप्रीम कोर्ट और जनता का उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 और 2 ये जरूरी है। जब भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो इन दो चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जनता का फायदा हो, जनता के इंटरेस्ट में हो। और दूसरा कि कोई भी जो बाधा है, मान लीजिए हमने लगाया फंडामेंटल राइट, अब कोई कह रहा है भाई कि नहीं नहीं हमारे रिलेशन में या फिर हमारे यहाँ तो सर फंडामेंटल राइट को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जीने जिंदगी जीने का अधिकार हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है। ये सोशल वैल्यूज हैं, रिलेशनल वैल्यूज हैं, है ना, धार्मिक मूल्य हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर लगा रही है या फिर भारत की सरकार लगा रही है, तो वहां पे बाधा थोड़ी, उनको तो लगाना लगाएंगे, थोड़ी ना किसी की बात मानेंगे, किसी रिलीजन या किसी सोशल वैल्यूज को।
तो वही कह रहा है कि वो बाधा के तौर पे उसको बाधा अगर बने तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही बात है, आम जनता के हित का ध्यान रखते हैं और मौजूदा जो सामाजिक मूल्य सामाजिक जरूरतें हैं उनको बाधा नहीं बनने देते हैं, अपना काम ही करते रहते हैं। आई गेटिंग द पॉइंट? तो इनके ध्यान दिए बिना वो अपना बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो दोनों ही हमारा सही है। चलो अगली क्वेश्चन को देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज मालूम चलेगा, समझ में भी आएगा क्या है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्वेस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता कौन तय करता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या पार्लियामेंट बाई एक्ट, या यूनियन कैबिनेट? ये चार ऑप्शन याद रखना, पार्लियामेंट बाई एक्ट ये राइट आंसर होगा। तो बोलोगे सर कैसे, सर इस पे चर्चा की जाए। तो ऐसा है कि आर्टिकल 280 अगर आपने पढ़ा हो, अनुच्छेद 280 है ना, आर्टिकल 280 अगर पढ़े हो, आर्टिकल 280 का क्लॉज 2, तो इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 280 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया कि भाई प्रेसिडेंट मे बाय लॉ, है ना, वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है अपने लॉ के अनुसार अपना कानून बनाकर, है ना, पार्लियामेंट की जो एक्ट है उसके अनुसार वो तय कर सकता है कि कैसे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना है। यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्वेस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द मैनर इन व्हिच दे शैल बी सिलेक्टेड, है ना। तो ये पूरा जो पावर है, ये जो बात यहाँ पे आर्टिकल 280 क्लॉज 2 में किया गया, ये पूरा पावर ही पार्लियामेंट के हाथ में दिया गया। तो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा यानी संसद कानून द्वारा, ठीक है, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता तय करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, प्रेसिडेंट का काम है अपॉइंटमेंट करना, काउंसिल मिनिस्टर का कोई रोल है नहीं, यूनियन कैबिनेट का भी है नहीं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। ठीक है ना। तो चलो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलो भाई अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगली क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, यानी सदन को बुलाने का मतलब है सत्र की शुरुआत। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अब ऐसा थोड़ी कि समन अगर हम कर रहे हैं किसी हाउस को तो हम सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना बात को। ये अपने आप में फालतू का है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, है ना। सम्मान करने का मतलब एक चीज याद रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज हमें ये भी समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि कौन गलत है। अब ऐसा है ना कि जब भी सम्मान किया जाता है तो ऑफकोर्स सत्र की शुरुआत होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर, सत्र की शुरुआत मान लीजिए किसी मामले को लेकर अगर सम्मान कर लेता है प्रेसिडेंट, ऐसे किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर कि आप भाई मिलते हैं, तो उस समय थोड़ी ना सर सत्र का शुरुआत हुआ। बच्चों ऐसा है, कुछ सम्मान बहुत रेयरली किया जाता है। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रेगुलर सम्मान की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो समनिंग ऑफ द हाउस मींस कॉन्वोकेशन, ये सही बात है कि सत्र की शुरुआत मानी जाती है। अगला कह रहा है प्रोरोगेशन इन सेशन, सत्रावसान से सत्र समाप्त होता है ना। सत्रावसान से सत्र समाप्त होता है, ये कह रहा है। दूसरा ये भी सही है ना। जो सत्रावसान, अच्छा प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, आप सभी को मालूम है ना। प्रेसिडेंट आप सभी को मालूम है, राष्ट्रपति लोकसभा या फिर जो बेसिकली लोकसभा का क्या करता है, प्रोरोगेशन जब करता है तो पूरी तरीके से वो सत्र ही खत्म हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि सत्र कितने होते हैं सेशन। एक तो आपका हो गया बजट सेशन, दूसरा हो गया आपका मॉनसून सेशन, और तीसरा हो गया आप सभी को मालूम है दैट इज बेसिकली द विंटर सेशन। ये 4 महीने का होता है, ये 3 महीने का और ये 2 महीने का, यानी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर नवंबर दिसंबर। मजे की बात क्या है यहाँ पर ध्यान से समझना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 17 यानी प्रोरोगेशन करने का मतलब प्रेसिडेंट का है। यानी जैसे मान लो कोई हाउस चल रहा है, उसकी सेशन चल रही है, किन्हीं कारणों से उसका प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट ने कर दिया तो पूरी तरीके से सेशन ही एंड हो जाता है, फिर नई सेशन से मीटिंग शुरू होती है। इसी प्रकार एक होता है एडजॉर्नमेंट, स्थगन करना। तो एडजॉर्नमेंट अगर कहीं दिखे तो समझ जाना कि स्पीकर का पावर होता है। स्पीकर किन्हीं कारणों से हाउस को एडजॉर्न कर देता है, उसकी मीटिंग्स को, माने सेशन में कई मीटिंग होता है, आज का मीटिंग कल का मीटिंग, तो मीटिंग को सस्पेंड कर देता है एक फिक्स्ड टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे करके। लेकिन कई बार एडजॉर्नमेंट साइनेडी नाम का एक होता है, ये भी स्पीकर करता है। एडजॉर्नमेंट साइनेडी का मतलब कि भाई ऐसा है कि पोस्टपोन तो किया जाता है लेकिन टाइम नहीं बताता है बेसिकली यहाँ पर। कौन? द स्पीकर, ये याद रखना।
तो प्रेसिडेंट जब प्रोरोग कर रहा है सेम चीज कर रहा है, लेकिन जब वो स्थगन यानी प्रोरोग कर रहा है तो पूरी तरीके से सत्र समाप्त हो जा रहा है। लेकिन जब स्पीकर कर रहा है एडजॉर्न, जो कि सेम ही चीज होती है बेसिकली, लेकिन नाम चेंज्ड है, तो इस दौरान सत्र को समाप्त नहीं, बेसिकली मीटिंग समाप्त हो जाती है। ये याद रखिएगा। तो ये भी सही है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स द हाउस, थर्ड में क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स द हाउस, सही बात है ना। ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता। अब बोलता है चौथा, सत्र का सत्रावसान केवल सदन के नेता द्वारा ही किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, सत्र का सत्रावसान सिर्फ सदन के नेता के द्वारा किया जाएगा? भाई अभी तो मैंने बोला है ना, इन द लोकसभा यूजुअली, अच्छा ये लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? लोकसभा में जनरली पीएम ही होता है, लेकिन राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जिसको पीएम नॉमिनेट करता है। मजे की बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें देखना है, आप समझिए थोड़ा सा, आप खुद दिमाग लगा कर देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है प्रोरोगेशन, कि प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन। भैया ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब बोल रहा है इसमें सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को तो मालूम है कि प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होता है, ठीक है ना। लीडर ऑफ द हाउस बेसिकली रिकमेंड कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसको ये करता है, ठीक है ना। चलो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। आप सभी को मालूम है पंचायत यानी पंचायत यानी 5 असेंबली, पंचायत बेसिकली आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी में लिखा गया, जो पार्ट 4 में आता है। और आप सभी बच्चों को शायद मालूम हो, मैं बता दूं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मिला था। आप सभी को मालूम है पंचायती राज को लेकर, और कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार किसे? ऑफ कोर्स आप सभी को मालूम, चीफ मिनिस्टर को तो नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी को नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नहीं होगा, तो किसका होगा? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना। अब जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे गवर्नर बैठाता है, ताकि भाई तुम देखो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करो, कितना पैसा मिला, कहाँ कहाँ इन लोग खर्चा किया है। और इसकी बात कहाँ की गई, आप सभी को मालूम होगा, आर्टिकल 243 आई में किया गया है ना। आर्टिकल 243 आई में बेसिकली इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया। ऑप्शन डी, ठीक है ना। और ये चीज आपको मालूम है। अच्छा अगली, मैं चीफ मिनिस्टर तो होगा नहीं, चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी भी नहीं होगा, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन बैठाती है, जो बेसिकली क्या करता है, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर, है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है ना, और रिव्यू करता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में किस तरीके के फाइनेंशियल रिलेशन है, क्या चल रहा है, और टैक्स को लेकर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नियम बनाता है कि अगर हम मान लीजिए हर साल टैक्स हम लोग वसूलेंगे तो कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर मान लो 5 साल बाद फिर फॉर्म होता है तो उसमें एक नया डिसीजन लिया जाता है कि जो भी टैक्स वसूली जाएंगे उसका कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये तो चलो आपको समझ में आ गया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 243 वाई बेसिकली ये म्युनिसिपैलिटी के लिए है, तो म्युनिसिपैलिटी का भी स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करती है, रिव्यू करती है फाइनेंशियल पोजीशन को, माने वहाँ की कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये म्युनिसिपैलिटी को लेकर ये पावर है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कि वो भी रिव्यू करे म्युनिसिपैलिटी का। ये लिखा है आर्टिकल 243 क्लॉज वाई में लिखा है, ये याद रखना। तो इस प्रकार हमको मालूम चल गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? अब इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला ना कि भाई ये आदत है बीपीएससी की, पार्लियामेंट से फिक्स है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे 2-3। दूसरा, ये कहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपसे पंचायती राज से पक्का है, लोकल गवर्नमेंट से पूछेंगे, एफआर से, फंडामेंटल राइट से फिक्स है, इसके बाद जुडिशियरी से, बाकी में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये 4 एरिया से तो फिक्स है। इसी 4 एरिया से टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है, इतना याद रखिएगा। तो ये तो आप करके जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको लगता है पंचायती राज का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था? गांधी का गोल क्या था कि उस क्षेत्र के रहने वाले हर लोग मिलकर एक खास एरिया का विकास करें, उनका भागीदारी हो। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये नहीं होगा, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा, टू इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं। तो कौन हो सकता है? लोगों की विकास
प्रशासन में भाग लेने में सक्षम बनाना, यानी पंचायत ग्रामीण इलाकों में खोला जाए, रूरल एरियाज में, वहां के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन लड़े, जीते और पंचायत में बैठे और अपना विकास करें। यानी वहां के स्थानीय लोगों की बेसिकली प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने को ये लाया गया था। आप सभी को मालूम है कि एक कमेटी बैठी थी, है ना? आप सभी को मालूम होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, है ना? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जब 1957 में नेहरू की सरकार के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी जब बीआरएमसी जब बैठा गया 1957 में नेहरू की सरकार के द्वारा, इनका गोल ये था कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में लाया गया है और एक्सटेंशन जो सर्विस लाया गया, आप सभी ने सुना होगा एक्सटेंशन सर्विस के बारे में, है ना? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में, तीन दोनों ही बेसिकली इंस्टीट्यूशन की बेसिकली रिव्यू करने के लिए ये बलवंत राय मेहता कमेटी बैठाया गया था और साथ ही साथ पंचायती राज को सलाह को लेकर भी नेहरू ने इसको बैठाया था। आप सभी को मालूम है कि उन्होंने उस समय क्या कहा था कि भाई पंचायती राज को स्टैब्लिश किया जाए और पंचायती राज का जो गांधी का जो सपना था उसका एक इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ लागू किया जाए। एक प्रोसेस बताने वाले बलवंत राय मेहता थे, इतना याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता ने सिंपली बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भारत में लागू किया जाना चाहिए, इतना याद रखेंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सभी को मालूम है पार्ट 9 में, है ना, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ के बीच में बेसिकली पंचायती राज की बात की गई है और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स लिखी गई है। इसका तात्पर्य है कि 29 सब्जेक्ट का माने ये हुआ, यानी 11वां शेड्यूल में जो पंचायती राज से रिलेटेड है, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें लिखा गया है कि नहीं कि भाई 29 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर पंचायत कानून बनाएगी, इतना याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना? 29 सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, मैं यहाँ पर बता दूं कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी है जिसने 3 टियर सिस्टम बोला था कि इसको लॉन्च किया जाए इंडिया में पंचायती राज में। एक सबसे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, यानी जिला पंचायत, फिर इसके बाद ब्लॉक, है ना, ब्लॉक पंचायती राज होगा, फिर इसके बाद होगा पंचायती राज। फिर 3 बेसिकली, है ना, टियर लॉन्च किया जाए और जहां पर 20 लाख से ज्यादा जिस क्षेत्र की पॉपुलेशन है वहीं पर 3 टियर हो, 20 लाख से जहां पर कम है वहां पर 3 टियर नहीं, 2 टियर हो, 2 टियर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पंचायती राज, इतना याद रखेंगे। चलो भाई अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? तो ये है कि सारे बच्चे इस बार क्या करेंगे कि एक बार मोशन पढ़ लेंगे। एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मोशन सारा देख लेंगे, सेंसर मोशन, कंगारू मोशन देख लेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, तो बोलता है पहली स्टेटमेंट, इट इज नॉट different from the non-confidence motion या no confidence motion. Okay, it is different from the no confidence motion. It is not mandatory to mention the reasons in this motion. Permission of the house is not essential to present it. अभी 4 स्टेटमेंट है भाई, ऐसा है ना, ध्यान से सुनो। एक चीज याद रखिएगा कि सेंसर मोशन तब लाया जाता है जब गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी, गवर्नमेंट की किसी लॉ को लेकर स्ट्रांग अगर मान लो कंडेम करना है किसी भी मेंबर को, यानी पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना है ना, तब ये सेंसर मोशन बेसिकली लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, नाम से क्लियर है। अब मुझे ये बताओ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का गोल क्या है? सरकार गिराना, सरकार की मेजोरिटी को चेक करना। तो भाई इसके जैसा इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के सेम कैसे हो सकता है? तो गलत हो गया। तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से अलग हो सकता है, यह अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, ये सही है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजन इन दिस मोशन, ऐसा थोड़ी है, बिना किसी कारण का उल्लेख किए बिना आप किसी मोशन को कैसे ला सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। इससे पेश करने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक नहीं, बिल्कुल गलत। मोशन को डिस्टरबेंस माना जाता है। डेली जो ट्रांजैक्शन होता है हाउस का, उसकी गतिविधियों में एक रोक के रूप में देखी जाती है, इसको ऑब्स्टिकल के रूप में। तो मुझे बताइए क्यों परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई भी कभी भी ला देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, है ना? तो चलो भाई इतना क्लियर हो गया, है ना? सो सेंसर मोशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following subjects fall within the jurisdiction of both High Court and Supreme Court?
निम्नलिखित में से कौन सा विषय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बी कहता है डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स, सी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डी कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर चारों क्वेश्चन को ध्यान से, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे आपको मालूम चल जाएगा। देखो ऐसा है कि आप सभी बच्चों को मालूम है ना? आप सभी बच्चों को मालूम है कि आर्टिकल 131 क्या कहता है? आर्टिकल 131 कहता है कि जो अनुच्छेद 31 है कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो इशू है ना? सेंटर और स्टेट के बीच का जो इशू है, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है ना? और आप सभी को मालूम है कि एक्सक्लूसिव जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इस पर्टिकुलर मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। आप सभी बच्चों को तो मालूम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करती है, ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन जो है निम्नलिखित में से जो दोनों ही पर्टिकुलर जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर मामले में सुनवाई करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सिर्फ करती है। डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स, ऑप्शन बी कहता है। आर्टिकल 131 में क्या कहा गया है कि ये भी एक एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दो राज्य जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें या दो से अधिक राज्य करें तो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगा, और इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है। तो ये भी और तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चलेगा, यहाँ पर हाई कोर्ट का नहीं चलेगा, इसलिए हमने ए और बी को काट दिया। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान से देखें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात की गई कि नहीं? अरे भैया ऐसा है, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जो भी किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 बॉडीगार्ड तैनात करेगा किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन को लेकर। वहीं हाई कोर्ट भी कहता है कि मेरे पास भी पावर है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो ये वाली मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो है ये कॉमन है, जहां पर दोनों का पावर चलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर्टिकुलर मामले में आप सभी को शायद याद हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, इस मामले में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का चलता है ना? याद रखेंगे कि दिस इज वैग नॉट ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन शेयर्ड बाय एंटिटिकली बाय द बोथ कोर्ट्स, है ना? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, इसमें दोनों का ही अपना कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेरा ये कहना है कि अगर ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रोमेश थोपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एक केस हुआ था। रोमेश थोपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मद्रास केस। आपको मालूम है इस केस की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा कि आर्टिकल 32 एंड 226 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप समझ रहे बात को? तो ये तो क्लियर हो गया भाई। तो इस प्रकार आपको मालूम चलेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 ए, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। क्वेश्चन नंबर 15 हालांकि ये हिस्ट्री का है, लेकिन चूंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको देख रहा हूं। अब ऐसा है ना कि इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलता है। क्या क्वेश्चन है? विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इनटू टू न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने किया? बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गलत, नन ऑफ द अबव। भाई देख लेते हैं ऐसी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सही बात है। आप सभी बच्चों को अगर मालूम हो, अगर आप सभी को क्लियर हो, है ना, तो आप सभी को याद होगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान हुआ था, यानी माउंटबेटन की मीटिंग हुई थी 3 जून 1947 को, और इसके बेसिस पे डिसाइड किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे। और आप सभी बच्चों को मालूम है कि 1947 में जब ये एक्ट लाया गया, उस दौरान ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली हैं, है ना? कौन है? क्लेमेंट एटली। और भारत के जो वायसराय हैं, आप सभी को मालूम है, माउंटबेटन साहब हैं। और उस दौरान लास्ट आप कह सकते हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? इट वाज लॉर्ड लिस्टोवेल, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि बड़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इसमें 2 ही ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, 2 थोड़ा टफ था, बाकी तो सारा इजी ही क्वेश्चन था। पॉलिटी में इफ यू हैव रीड अबाउट इट इन डिटेल, तो मुझे लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन टफ लगना चाहिए।
मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को इस बार क्वेश्चन टफ आने वाली है, बहुत टफ आने वाली है। या तो बहुत इजी आवेगा, वो देखने में इजी लगेगा लेकिन होगा वो ट्रिकी, या तो बहुत टफ होगा। बीच बीच में मॉडरेट लेवल का तो नहीं देने वाले हैं। कारण ये भी मैंने बताया कि चूंकि इस बार ज्यादा एप्लीकेंट्स की संख्या आई है, ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट द रियल एग्जामिनेशन फाइनली। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद, आप सभी का प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।